बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु जी, मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण और इस सभागार में देश भर से तमाम संगठनों से आए हुए आप सभी सम्मानित जनों को मेरी ओर से इनकलाबी सलाम है। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज इस आयोजन में शामिल होकर के एक बात तो समझी जा सकती है कि वी द पीपल यह पैगाम इस तरह के संगठन जो एक सबसे जरूरी काम आज के वक्त में कर रहे हैं कि तमाम संगठनों को मिलाकर तमाम अलग अलग इलाकों में अलग अलग ढंग से जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक मंच पर जुटाया जाए, एक पंडाल के नीचे इकट्ठा किया जाए और वहां से कुछ एक दिशा तय हो कि आगे इस बहुजन समाज के सामने चुनौतियां क्या हैं, उनसे आपको लड़ना कैसे है। और ऐसे मंच पर अक्सर आमंत्रित किया जाना और बोलने के लिए मौका मिलना यह बड़ी बात है। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हम विश्वविद्यालयों तक पहुंचे, विश्वविद्यालयों में पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला, तो इसके पीछे अक्सर ये लगता था कि घर वालों की मेहनत है, उनकी तपस्या है। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार को पढ़ा, तब ये समझ में आया कि हमारे जैसे जाने कितने घर वालों के तपस्याएं जाया हो गई होती और होती रही जब तक इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। तो आज हम यहां हैं तो साफ तौर पर यह बात कबूल करने और बार बार बोले जाने की जरूरत है कि भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो आज हम यहां नहीं होते। इसीलिए जिस सीढ़ी पर चढ़ करके थोड़े से लोग विश्वविद्यालयों तक पहुंचे, पढ़ने पढ़ाने के काम से जुड़े, उन लोगों को यह बात समझ में आ गई जो सदियों से हकमारी पर जी रहे हैं, जिन्होंने सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी पर 90% आवाम का हक मारा और 10% लोगों के पास भेजा। उन लोगों ने इसी सीढ़ी को सबसे पहले ध्वस्त करना शुरू किया और वह है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज है, महात्मा फूले किसान का कोड़ा किताब में बाकायदे लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय, एक अविद्या ने जाने कितने अत्याचार अम्मा ने किए। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पेरियार साहब जैसे तमाम लोगों ने जो एक सबसे जरूरी लड़ाई लड़ी थी, शिक्षा। और आज वो लोग जो जानते हैं कि शिक्षित होने के बाद लोग अपने हकूकों के लिए केवल लड़ते ही नहीं हैं, वो लोगों को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो ऐसे लोगों से उनको डर लगता है, ऐसे लोग उनकी पूरे हेजेमनी के खिलाफ खतरा है, इसलिए वो आज बोलने वाले विद्यार्थियों को जेल में रखे हुए। मैं इस मंच से याद करना चाहता हूं प्रोफेसर हनी बाबू को, प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े को, गौतम नवलखा को और तमाम छात्रों को जो आज जेलों में हैं। वो केवल इसलिए कि जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, उससे उन्हें खतरा है। तो पहली बात, चाहे वो निजीकरण की हो या जाति जनगणना की हो, इससे जोड़ करके मैं एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा कर रहा हूं कि उस शिक्षा में पहले जब तक आरक्षण नहीं था, वो मां सरस्वती का पावन प्रांगण हुआ करते थे। वहां तो यूआर की पोस्ट पर किसी दलित पिछड़े आदिवासी को न तो एडमिशन मिलता था, न प्रोफेसर बनाते थे। जब ये रिजर्वेशन लागू हुआ तो उन्होंने कहा नॉट अवेलेबल, यानी लोग अवेलेबल ही नहीं है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करते हुए। और जब एलिजिबल लोग आने लगे तो उन्होंने कहा नॉट फाउंड सुटेबल, दलित पिछड़े आदिवासी सुटेबल नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए। और जब सुटेबल भी हुए, अवेलेबल भी हुए, तो उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया
कि अब इसमें प्रोफेसर की पोस्ट जो एससी एसटी ओबीसी के वही खत्म हो जाए। पूरे देश ने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी, बहुजन संगठनों ने, दलित पिछड़े आदिवासी पसमानदा तबके के लोगों ने एकजुट करके रोस्टर को वापस दिलाया। अब वो नई शिक्षा नीति के तहत उस पूरी शिक्षा को निजी हाथों में बेच रहा है। यह है निजीकरण। और जब निजी हाथों में शिक्षा बिक जाएगी तो आप जाके इसे दिल्ली के चारों तरफ देखिए, अशोका, गलगोटिया, एमटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं, और आपके गांव के बच्चे उन विश्वविद्यालयों में न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। इसीलिए वो डीयू, जेएनयू, जामिया, एएमयू, इलाहाबाद, बीएचयू, हैदराबाद, तमाम विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रहे हैं। तो पहली लड़ाई जो निजीकरण के खिलाफ लड़ी जानी चाहिए, वो शिक्षा को बचाने की लड़ाई होनी चाहिए। बिना शिक्षा की कोई मुक्ति नहीं। और आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपके बच्चों को अचानक कोई आकर बोलेगा कि हमने नाली के घास से चाय बनाई थी। गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है। महाभारत काल में इंटरनेट हुआ करता था, और अचानक फिर कहेंगे कि 85% लोगों को हिंदू हम बना रहे हैं, वो हिंदू धर्म खतरे में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर शिक्षित दलित पिछड़े आदिवासी नौजवान होंगे तो वो पूछेंगे कि जीबी पंत इंस्टीट्यूट से लेकर डीयू, जेएनयू में आपने एनएफएस क्यों किया है? कितने रिजर्व सीटें खाली हैं? एक सवाल का जवाब दो। आप कहते हो हिंदू खतरे में है। इस मंच से यह पैगाम पूरे देश में जाना चाहिए कि अगर खतरे में है तो दलित पिछड़े आदिवासियों की शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, उनकी पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और कमाई खतरे में है। इस मंच से यह पैगाम जाना चाहिए। और वो पैगाम इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो एक राज खुल जाएगा कि इस देश के अकादमिक शिक्षण संस्थानों में 90 से 95 पदों पर आज भी एक ही जाति के लोगों का कब्जा है, एक ही तबके के लोगों का कब्जा है। इसलिए वो जाति जनगणना नहीं होने देना चाहते। दूसरा बिंदु रोजगार का। 90 के बाद तो अब नई नीतियां ले आए। 1950 में जब भारत आजाद हुआ तो एक भरोसा दिलाया गया था कि हम सबका मुल्क बनाएंगे। बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना और 26 नवंबर 1949 को यह बात भी कही कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का राइट तो दे दिया है, मगर जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी, राजनीतिक बराबरी हासिल नहीं की जा सकती। उसके बाद इस देश को एकजुट होना था ना। इस देश के 85% लोगों के पास 85% जमीन का मालिकाना हक होना था। 85% प्रोफेसर इन विश्वविद्यालयों में होने थे, 85% वकील होने थे, 85% जज होने थे, 85% ब्यूरोक्रेटी होनी थी, 85% व्यापारी होने थे। लेकिन आज इस देश के 85% आवाम के पास 15% भी इन जगहों पर कब्जा नहीं। और जिनकी आबादी 15% है, उन्होंने 85% इन जगहों को कब्जा किया है। इसलिए वो नहीं होने देना चाहते कि जाति जनगणना हो जाएगी तो वो राज खुल जाएगा। इस मंच से आप लोगों को समझाने जाइए, हम कोई नई लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।